एवरीवन, मैं अमन गुजारे आर्य नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के बीच में लगातार हर रोज जो है 11th और 12th हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों की ज्योग्राफी के जो मैटर हैं, चैप्टर्स हैं, उनको लगातार आप लोगों के बीच में ला रहा हूँ। तो आपको अच्छे लग रहे होंगे तो आप सभी लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें। आप ना तो लाइक करते हैं और सब्सक्राइब भी कम कर रखा है, और शेयर करें जिससे कि जो और आपके साथ के जो लोग हैं या आप बच्चे हैं जो आपके चित परिचित है वो भी इसका फायदा उठा सके। तो आप लोग सभी वीडियो को शेयर जरूर करें, लाइक करें, और आपको जो अच्छा लगे या जो कोई कमी तो आप उसमें कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे कि मैं और ज्यादा सुधार करके आप लोगों को अच्छे से अच्छे कर सकूं, अच्छे से अच्छे जो वीडियोज प्रोवाइड करा सकूं, और जिससे कि आप और से और ज्यादा फायदा उठा सकें। मैं आपका मनोज आर्य, आर्य नॉलेज पॉइंट। हम बात करें तो अध्याय चल रहा था हमारा, लेसन चल रहा था हमारा कौन सा, 8वां। और 8वें लेसन में हम बात कर रहे थे परिवहन के बारे में, जिसमें आज हम पढ़ेंगे जल परिवहन। जल परिवहन क्या होता है? मैंने पीछे आपको बताया था कि परिवहन का सबसे सस्ता साधन जो है वो जल परिवहन होता है। कौन सा होता है? जल परिवहन। जल परिवहन परिवहन का सबसे सस्ता साधन है, सबसे उपयोगी, सबसे ज्यादा माल जो है दूरस्थ दूरियों तक ढोने का कार्य जो करता है वो कौन करता है? जल परिवहन। जल परिवहन को मुख्य दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है आंतरिक परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, आंतरिक जल परिवहन, और दूसरा होता है सामुद्रिक, दूसरा होता है सामुद्रिक जल परिवहन। देखो आंतरिक जल परिवहन में जो होता है इसमें नदियां होती हैं। क्या होती हैं? इसमें नदियां होती हैं आंतरिक जल परिवहन में। और समुद्री जल परिवहन में जो है समुद्रों में या महासागरों में परिवहन किया जाता है। आंतरिक में नदियों से या नहरों से या झीलों से परिवहन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे इसमें तो हम कुछ प्रमुख समुद्री मार्गों के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। जो जल परिवहन होता है ये आपको ऐसी जल परिवहन की ऐसी सुविधाएं उपलब्ध कराता है जिसमें ना तो कोई बनाने का खर्चा, सड़क बनाने का कोई खर्चा नहीं होता, क्योंकि इसमें आपको परिवहन पथ बनाने की आवश्यकता नहीं होती। आप अपने जो है परिवहन के साधनों का निर्माण करके सीधा आप परिवहन उसमें कर सकते हैं। ना तो रख रखाव की आवश्यकता है, ना देखभाल की आवश्यकता है, देखभाल की आवश्यकता भी नहीं है। आप स्वतंत्र होकर आराम से उसमें जल परिवहन कर सकते हैं। ठीक है, घर्षण भी कम होता है। ठीक है, यहाँ तो हम गाड़ियां सड़क पर चलाएंगे तो टायर घिस जाएंगे या अन्य बहुत सारी प्रॉब्लम। ठीक है, लेकिन जल परिवहन में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नौकायन छोटी दूरियों को भी और बड़ी दूरियों को भी आसानी से जल परिवहन द्वारा तय कर सकते हैं। सबसे अच्छा, सस्ता और सुलभ साधन है ये। ठीक है, आगे इसमें देखें तो कुछ समुद्री जलमार्ग जो है, इसमें आंतरिक को बाद में पढ़ेंगे, पहले समुद्री को देखते हैं। तो कुछ समुद्री जलमार्गों के बारे में बात करें, जिसमें पहला यहाँ देखेंगे हम, यानी कि इसमें महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग बताए गए हैं। जिसमें पहला आता है उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, जो मैं आपसे कह भी रहा था कि सबसे पहला जो आता है उत्तरी अटलांटिक। इससे पहले तो आपको ये समझना होगा कि कितने बड़े हमारे पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। तो आपको पता है कि 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप और 5 महासागर हैं। महाद्वीपों की बात करें तो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और अंटार्कटिका, 7 हो गए। महासागरों की बात करें तो सबसे बड़ा अटलांटिक। ठीक है, दूसरा हो गया आपका प्रशांत महासागर, फिर हिंद महासागर, फिर जिसे कहें आर्कटिक, और पांचवा क्या है? अंटार्कटिक। ऐसे करके 5 महासागर हैं आपके। ठीक है, 3 प्रमुख बड़े महासागर है, जिसमें अटलांटिक, प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर, ये बड़े हैं। और इनमें सबसे छोटा जो आता है वो हिंद महासागर आता है। अगर 5 की बात करें तो इन 5 में सबसे छोटा जो आता है वो आर्कटिक आता है। आर्कटिक को उत्तरी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है, और अंटार्कटिक को दक्षिणी ध्रुव महासागर भी कहा जाता है। 5 महासागर हैं, जिसमें अंटार्कटिक, अब अंटार्कटिक का उत्तरी वाला भाग, यानी कि भूमध्य रेखा पृथ्वी को 20 से काटती है,
तो अटलांटिक जो महाद्वीप है, सॉरी महाद्वीप भूल गया, अटलांटिक जो महासागर है वो भी दो भागों में बढ़ जाता है, उत्तरी और दक्षिणी। तो जो उत्तरी जो भाग है वो यूरोप और अमेरिका के बीच में जल परिवहन की सुविधा है। दोनों ही जो महाद्वीप है वो विस्तृत या विकसित महाद्वीप है। कैसे हैं? विकसित राष्ट्र है, इसमें डेवलप राष्ट्र हैं, तो व्यापार जो है दोनों किनारों से, इनके दोनों तरफ पतन भी अच्छे अच्छे हैं, तो व्यापार भी अच्छे तरीके से बहुत अधिक मात्रा में होता है। देखिए ये मार्ग अत्यधिक औद्योगिक दृष्टि से अत्यधिक विश्व में दो प्रदेशों उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप को मिलाता है और विश्व के 1/4 विदेशी व्यापार का परिवहन करता है। सबसे व्यस्ततम मिलाता किसे है? यूरोप और उत्तरी पूर्वी अमेरिका को, ठीक है। सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग है और कुल परिवहन विश्व के कुल परिवहन का 1/4 जो हिस्सा है वो इसी से या इसी पर डिपेंड करता है, इसी के द्वारा परिवहित होता है, ठीक है। व्यस्तम समुद्र व्यापारिक मार्ग है, ठीक है। इसे दूसरे अर्थों में वृहद ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। इसे वृहद मतलब बड़ा, ट्रंक मार्ग भी कहा जाता है। जैसे शेरशाह सूरी ने भारत में जो सड़क बनाई जिसे नेशनल हाईवे नंबर 1 कहते हैं, ग्रांड ट्रंक रोड, ठीक है, वृहत्तम। तो यहाँ वृहत्तम ट्रंक मार्ग कहा गया। कौन से मार्ग की बात कर रहे हैं? उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग, ठीक है। इसके बाद जो आता है भूमध्य सागरीय, भूमध्य हिंद महासागरीय, दूसरा आता है भूमध्य और हिंद महासागरीय। आप सभी जानते हैं भूमध्य सागर पृथ्वी के मध्य में जो है, यूरोप वाले क्षेत्र में भूमध्य सागर अवस्थित है। पृथ्वी के मध्य में यूरोप वाले जो महाद्वीप है उसमें भूमध्य सागर अवस्थित है और भूमध्य सागर से होता हुआ ये हिंद महासागर की ओर आता है और इसको जोड़ने के लिए स्वेज नहर काम में आती है। कौन सी नहर काम में आती है? विश्व की 2 बड़ी नहरें हैं जिनमें हम बात करेंगे। इंदिरा गांधी नहर तो है ही है, उसके अलावा जो है 2 नहरें हैं, स्वेज और पनामा, जिनको इस चैप्टर में आप आगे पढ़ेंगे कि स्वेज क्या है, पनामा क्या है। तो स्वेज नहर इस मार्ग के बीच में आती है, इस मार्ग के बीच में आती है स्वेज नहर। भूमध्य और हिंद महासागर की बात कर रहे हैं। ये प्राचीनतम विश्व मार्ग, प्राचीनतम विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अन्य मार्गों की अपेक्षा देशों को अधिक सेवाएं प्रदान करता है। पोर्ट सईद, अदन, मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर इसके बीच में पड़ते हैं। उत्तर महासागरीय से होकर जाने वाले अधिक मार्ग की तुलना में स्वेज नहर के निर्माण से दूरी और समय में कमी आई है। विश्व के हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों में, हृदय स्थल कहे जाने वाले क्षेत्रों से गुजरता है। अब देखो हार्ट थ्योरी, हृदय स्थल क्षेत्र जो एशियाई क्षेत्र है ना, एशियाई जो क्षेत्र है वो हृदय स्थल कहलाता है। जैसे आप हमारे भारत का नक्शा देखिए, उस भारत में हृदय स्थल किसको कहा गया? दिल्ली को कहा गया। एक ह्यूमन बॉडी में जहाँ हृदय होता है उस हिस्से को, तो इस पूरे में देखें तो भारत में देखें तो दिल्ली वाला जो पार्ट है उसे हृदय स्थल क्या देंगे, क्योंकि राजधानी भी है, ठीक है। ऐसे ही जो है पूरे भारत में, पूरे विश्व में जो देखें तो एशियाई जो क्षेत्र है, दक्षिणी पूर्वी एशियाई जिसमें कुछ भाग है, वो हृदय स्थल क्षेत्र कहा जाता है। हार्टलैंड थ्योरी भी दी थी। आप आगे जो है पॉलिटिकल ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे, ग्रेजुएशन में जाएंगे तो ग्रेजुएशन में आपको पॉलिटिकल ज्योग्राफी में कुछ विचारधाराएं पढ़ने को मिलेगी। वहाँ पे हार्टलैंड थ्योरी के बारे में आप पढ़ेंगे। एक रिंग लाइन थ्योरी पढ़ते हैं, समुद्र तटीय क्षेत्र, ठीक है। ऐसे वहाँ 3-4 थ्योरीज दी गई हैं, तो वहां से ली गई ये लाइन, कोई बात नहीं, स्वेज से है। और देखो ये नहर जो है स्वेज नहर के बनने के कारण, ये जो मार्ग है वो स्वेज नहर बनने के कारण एक तो दूरी भी कम हो गई इस मार्ग की और समय भी कम लगता है, स्वेज नहर मध्य से जो आपका अफ्रीका और यूरोप और एशिया वाला जो भाग है उसके मध्य से एक नहर निकाली गई है, स्वेज नहर। आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। अगला आता है उत्तमासा आंतरिक समुद्री मार्ग। कौन सा आता है?
उत्तमासा अंतरिक्ष समुद्री मार्ग। नाम है उत्तमासा अंतरिक्ष और समुद्र से होकर गुजरता है, इसीलिए क्या कहा गया, समुद्री मार्ग। ये व्यापारिक मार्ग अत्यधिक औद्योगिक पश्चिमी यूरोप व पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी पूर्वी एशिया व ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की वाणिज्यिक कृषि तथा पशुपालन आधारित अर्थव्यवस्था से होकर गुजरता है, अर्थव्यवस्था को जोड़ता है। सुएज नहर निर्माण के कारण ये मार्ग लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ता है। लिवरपूल और कोलंबो को भी इसने जोड़ दिया है, कोलंबो अफ्रीका में है, ठीक है। अब देखें इसमें, और लिवरपूल और कोलंबो को जोड़ा है और इन दोनों के सुएज नहर मार्ग के कारण 6400 किलोमीटर लंबा था। सुएज नहर मार्ग से 6400 किलोमीटर लंबा था। सोना, हीरे, तांबे, मूंगफली आदि का आयात निर्यात के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। पश्चिमी अफ्रीका के बीच व्यापार की मात्रा का यातायात में वृद्धि भी जो है उत्तमासा अंतरिक्ष मार्ग के कारण हुई है। अब देखो इसमें होता क्या है। अब विश्व मानचित्र, मैंने आपका कहा था कि विश्व मानचित्र की मैंने वीडियो डाली हुई है, उसको आप देख लेना, क्योंकि उसमें वर्ल्ड मैप आपको आना चाहिए। और यहाँ से देखें, इसमें यहाँ ये भारत वाला हिस्सा, यहाँ ये अफ्रीका वाला हिस्सा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर ये हल्का सा ये हिस्सा ऐसे है, तो यहाँ इस हिस्से में सुएज नहर बनी है। यहाँ पर भूमध्य सागर और हिंद महासागर वाला मार्ग है, ठीक है। और हमने पढ़ा उत्तमासा जो ये समुद्री मार्ग अब यहाँ से होकर जाता था, ये ऐसे यहाँ से इधर से ऐसे घूमकर जाता था पूरा। अब यहाँ से इधर घुसो और यहाँ से सीधा चले जाएं तो दूरी कम हो गई भाई, ऐसे पूरे अफ्रीका के चक्कर लगा के आना पड़ता। अब यहाँ से सुएज नहर से हो और हिंद महासागर की ओर प्रवेश कर सकते हैं। तो उत्तमासा अंतरिक्ष। इसके बाद आता है दक्षिणी अटलांटिक। चौथा कौन सा आता है? दक्षिणी अटलांटिक। अटलांटिक अभी बड़ा महासागर है, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। प्रशांत महासागर जो है त्रिकोण की स्थिति में है, अटलांटिक महासागर है वो एस की स्थिति में है। प्रशांत की स्थिति कैसी है? त्रिकोण। और अटलांटिक की स्थिति कैसी है? एस। हमारे अल्फाबेट्स के एस जो है उसकी तरह इसकी आकृति होती है, ठीक है। आगे हम देखें तो अटलांटिक महासागर के पार ये एक अन्य महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग है जो पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका, पश्चिमी यूरोप और पश्चिमी अफ्रीका, ये यूरोप और अफ्रीका, ये वाला भाग यूरोप और अफ्रीका वाला। और कौन सा भाग? इधर पश्चिम है उधर पूर्व है। तो पश्चिमी यूरोप और अफ्रीका के जो दोनों देश हैं, दक्षिणी अमेरिका के ब्राजील, अर्जेंटीना, उरुग्वे आदि है, इन सबको ये मार्ग प्रदान करता है, ठीक है। कम जनसंख्या के कारण इनका उपयोग भी यहाँ या इस मार्ग पर अधिक ज्यादा परिवहन नहीं होता है। किसके कारण? जनसंख्या कम है, क्योंकि आप जानते हैं अफ्रीका की जनसंख्या इतनी ज्यादा नहीं है और इतना ज्यादा डेवलप भी नहीं है। वो अपनी है भी जनसंख्या तो अपनी सामान्य आवश्यकताओं की पूर्ति अपने आसपास के क्षेत्रों से ही कर लेता है, ठीक है। आगे देखें, ब्राजील, प्लाटा ज्वारनाथ मुख, दक्षिणी अफ्रीका, रियो डी जेनेरो, केप टाउन के बीच मार्ग भी बनवाया। मार्ग पर भी यातायात बहुत कम है क्योंकि दोनों दक्षिणी अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका उत्पाद के संसाधन कम है। देखो यहाँ दक्षिणी अटलांटिक, ये अफ्रीका, यहाँ पर है केप टाउन, यहाँ अमेरिका, अमेरिका में यहाँ पर है रियो डी जेनेरो, यहाँ से और यहाँ तक इन दोनों दक्षिणी अमेरिका और दक्षिणी अफ्रीका वाले जो क्षेत्र है, भूभाग है, इस भूभाग को जोड़ने के लिए ये मार्ग जो है उपयोग में लिया जाता है। रियो डी जेनेरो, रियो सम्मेलन आप पीछे 10th क्लास में पढ़कर आए होंगे, प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992, रियो सम्मेलन, ये एजेंडा 21 के नाम से भी इसे जाना जाता है, जिसमें प्रथम बार पृथ्वी पर पर्यावरणीय समस्याओं को देखते हुए विश्व के सभी राष्ट्रों ने
एक पटल पर आकर के रियो जगह है जो दक्षिण अमेरिका में, वहाँ एक सम्मेलन किया और प्रकृति जिन समस्याओं से हम जूझ रहे हैं उनको निपटाने के लिए एक सम्मेलन किया, जिसे प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन के नाम से या रियो सम्मेलन के नाम से या एजेंडा 21 के नाम से जाना जाता है। ये वही रियो है। यहाँ कैप अभी हमने पीछे रेल मार्ग पढ़े थे तो कैप काहिरा, कैप यहाँ पर कैप जो है वो कैप टाउन है, दक्षिणी अफ्रीका का एक विकसित देश है, यहाँ पर जगह है, ठीक है। यहाँ पर है काहिरा, मिस्र में है, ये मिस्र कंट्री में काहिरा। यहाँ से कैप काहिरा रेल मार्ग मैंने बताया था पीछे। यहाँ पर बीच में थोड़ी झीलें हैं यहाँ पर, इसके कारण इसे पूर्ण नहीं किया गया अभी, लेकिन इसे आपस में दोनों शोरों को जोड़ने की परियोजना है, ठीक है। तो हम कौन सा पढ़े थे? दक्षिणी अटलांटिक। अब देखो ये यहाँ वाला भाग हो गया, एस क्या करती है? अटलांटिक महासागर है। तो कर्क रेखा कहाँ, सॉरी भूमध्य रेखा कहाँ से काटती है? बीचों बीच से। तो ऊपर वाला उत्तर हो गया, नीचे वाला दक्षिण हो गया। तो उत्तरी अटलांटिक और दक्षिणी अटलांटिक, तो सबसे व्यस्तम उत्तरी अटलांटिक, क्योंकि यूरोप और अमेरिका विकसित देश हैं, ठीक है। और यहाँ दक्षिणी अटलांटिक की बात कर रहे हैं। सबसे व्यस्तम पूछा था उत्तरी अटलांटिक। अगला आता है उत्तरी प्रशांत समुद्री मार्ग। कौन सा आता है? उत्तरी प्रशांत। अब वही स्थिति किसकी है? प्रशांत की है। प्रशांत जो है उसको भी भूमध्य रेखा कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में। कितने भागों में बांट देती है? 2 भागों में। देखो ये अटलांटिक वाला भाग है, अब ये एशिया, यहाँ यूरोप है, यहाँ एशिया है, और इस एशिया के इधर वाला जो हिस्सा है यहाँ पर आपके प्रशांत महासागर। कौन सा महासागर? प्रशांत महासागर। और इधर अमेरिका है, इस अमेरिका के इधर भी आपका क्या है? प्रशांत महासागर। क्योंकि पृथ्वी गोल है, जब इनको दोनों को आपस में जोड़कर देखोगे, मानचित्र पर देखते हो तो दोनों ओर क्या नजर आता है? प्रशांत महासागर नजर आता है। उधर एशिया के उधर भी, जैसे भारत का और ये चीन वाला क्षेत्र है, उसके उधर भी प्रशांत है, अमेरिका के इधर ही प्रशांत है। लेकिन जब इसे ग्लोब पर आप देखोगे तो ये दोनों इससे जुड़े हुए उधर और उधर एक ही हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब समतल सतह पर प्रदर्शित करते हैं तो मानचित्र बनता है, और मानचित्र पर ये 2 हिस्सों में विभक्त हो जाता है। लेकिन भूमध्य रेखा भी इसे कितने भागों में बांटती है? 2, उत्तरी प्रशांत और दक्षिणी प्रशांत। तो हम बात कर रहे हैं उत्तरी प्रशांत जलमार्ग की। किसकी बात कर रहे हैं? उत्तरी प्रशांत समुद्री जलमार्ग। ये विस्तृत उत्तरी महासागर के आसपास अनेक मार्गों द्वारा संचालित है। इसमें हम देखें तो इससे सीधा वैंकूवर से योकोहामा को जोड़ता है। वैंकूवर से योकोहामा, वैंकूवर याद करो, पीछे जलमार्ग में भी आया था, वो उसमें भी आया था रेल मार्ग में। रेल मार्ग को आप पढ़ेंगे देखेंगे तो वैंकूवर रेल मार्ग का स्टार्टिंग पॉइंट भी है वैंकूवर जगह में। तो वहां से लेकर योकोहामा को जोड़ता है, जिसके कारण इसकी जो दूरी है वो 2480 कम या आधा कर देता है, ठीक है। इसके जो मुख्य बिंदु आप देखें, वैंकूवर है, सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, योकोहामा, कोबे, ओसाका, शंघाई, हांगकांग, मनीला, सिंगापुर। आप देखो सिएटल, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, ये दक्षिणी में उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट के कुछ देश या क्षेत्र हैं, ठीक है। और यहाँ से रहा आपका चीन, हांगकांग और शंघाई, ये चीन वाला क्षेत्र है। ये भी प्रशांत और ये भी प्रशांत, तो इनके बीच में होता है ये, यानी कि यहाँ से चलता है और कहाँ आता है? इधर आता है। गोल है ना, तो ये एरो से जुड़ जाएगा, ठीक है। यहाँ इस पश्चिमी पूर्वी जो एशियाई देश हैं उनको ये पूर्वी उत्तरी या उत्तरी पूर्वी अमेरिकी देशों से जोड़ता है। दोबारा सुनो, जो एशिया के पूर्वी देश हैं, एशिया के पूर्वी देश हैं, उनको ये उत्तरी अमेरिका के जो आपका पश्चिमी भाग है उससे ये जोड़ता है, जिसमें मैंने नाम लिए सिएटल है, सैन फ्रांसिस्को है, लॉस एंजल्स है, इधर चीन है, योकोहामा है, शंघाई है, जापान है। इन राज्यों और राष्ट्रों को जोड़ता है। अब इसमें उत्तरी पड़ा तो भाई उत्तरी पड़ा है तो दक्षिणी भी होगा, दक्षिणी प्रशांत महासागर भी है। ये मार्ग यूरोप और अमेरिका, इसमें ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और इसमें पनामा नहर भी। अब देखो पनामा नहर का है, मैंने यहाँ बताया था आपको, अफ्रीका और इसके बीच में ये सुएज नहर है,
यहाँ उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में यहाँ पर पनामा नहर है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के मध्य में पनामा नहर बनाई गई है। मैं इसलिए ज्यादा फोकस नहीं कर रहा क्योंकि आगे जो आप इसमें पढ़ने वाले हो वो सुएज नहर और पनामा नहर के बारे में ही पढ़ोगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन बनते भी हैं आपके सुएज और पनामा से। यहाँ तो छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है, सुएज पनामा का आपका 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो दक्षिणी प्रशांत महासागरीय मार्ग फिलीपींस है, हांगकांग है, इंडोनेशिया है, इन सबको जोड़ता है ये। होनोलुलु इस मार्ग का महत्वपूर्ण पतन है। इस पर ये महत्वपूर्ण पतन है। पतन क्या होता है? समुद्री पतन बोलते हैं जिसे, समुद्री पतन बोलते हैं, जिससे हम सामान को उतारने, चढ़ाने और यात्रा के लिए जो सुविधाएं प्रदान करते हैं जिस स्थान से, उसे क्या बोला जाता है? पतन या बंदरगाह। क्या बोला जाता है? पतन या बंदरगाह, ठीक है। और यहीं पर पोताश्रय भी बोलते हैं, पोताश्रय। पोत बोला जाता है जलयानों को। किसको बोला जाता है? जलयानों को पोत बोलते हैं, जलपोत। क्या बोलते हैं? जलपोत। इसीलिए जिस स्थान पर इन्हें खड़ा किया जाता है उस स्थान कहा जाता है पोताश्रय। क्या कहा जाता है? पोताश्रय। यानी कि भाई लंबी कई महीनों की यात्राएं करके आते हैं जलयान। ये थोड़ी है कि सामान उतारा और चल दिए, ये कोई टेम्पो स्टैंड थोड़ी है, लैब सवारी उतारी और चल दी ना भाई। वो कुछ दिन रुकेंगे, महीने 15 दिन, फिर दोबारा यात्रा पे जाएंगे। तो इसलिए पोताश्रय में वो जलयान कहाँ? उस किनारे पर ही खड़े रहते हैं, ठीक है। ये तो हो गए आपके क्या? समुद्री। अब पढ़ेंगे हम आगे जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे, अभी हमने देखा समुद्री मार्ग, और अब जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नौ परिवहन, उसमें आंतरिक परिवहन जिसे हम कहते हैं। पहला हमने समुद्री परिवहन देखा था और दूसरा पढ़ेंगे आंतरिक जल परिवहन। और आंतरिक जल परिवहन में सबसे सुगम साधन यहाँ नदियां और झीलें। आंतरिक परिवहन में आपके विश्व स्तर पर नहरें, नदियां और झीलें ये मुख्य होती हैं, जिनमें नौ परिवहन किया जाता है, नावें चलाई जाती हैं। तो नौ परिवहन में 2 मुख्य नहरें हम पढ़ेंगे विश्व स्तर पर, जिसमें सुएज और पनामा ये 2 प्रमुख बड़ी नहरें हैं जो विश्व में जलमार्ग बड़े स्तर पर प्रदान करती हैं। ये दोनों ही मानव निर्मित हैं। इतने बड़े स्तर पर मानव द्वारा जल परिवहन के लिए इनका निर्माण किया गया है, ठीक है। तो इसमें आ जाए सबसे पहले सुएज नहर। सुएज नहर जो है आपकी, इसका निर्माण 1869 में कब कराया गया? 1869 में मिस्र के उत्तर में पोर्ट सैयद व दक्षिण में स्थित पोर्ट सुएज। 1869 में मिस्र, और कहाँ है ये? अफ्रीका। कहाँ पर? अफ्रीका के ऊपर जो क्षेत्र है जो मिस्र देश अफ्रीका का, उसमें पोर्ट सैयद से पोर्ट सुएज तक जो है इसका निर्माण कराया गया। किसका? में मिस्र के किनारे, मिस्र जो है नील नदी के किनारे पर बसा हुआ है। कहाँ बसा हुआ है? मिस्र की सबसे बड़ी नदी है नील नदी, ठीक है। और इसी किनारे मिस्र की सभ्यता पनपी, जिसमें हम प्रमुख सभ्यताएं पढ़े तो सिंधु घाटी सभ्यता, जिसमें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा 2 शहर थे। मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ऐसे हम कुछ प्रमुख सभ्यताओं के नाम बात करें तो उस समय मिस्र भी प्रसिद्ध सभ्यताओं में आता है। मिस्र की टेक्नोलॉजी आज भी प्रसिद्ध है। वहां के बने हुए पिरामिड विश्व के 7 अजूबों में शामिल किए गए हैं। किसमें शामिल किए गए हैं? विश्व के 7 अजूबों में शामिल किए गए हैं। और जो ये सुएज मार्ग है, ये यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ता है। कहां से कहां तक जोड़ता है? यूरोप को हिंद महासागर से जोड़ता है। पीछे मैंने अभी आपको बताया कि कहां पर
आपके जो अफ्रीका वाला क्षेत्र है, अफ्रीका के ऊपर जो है यूरोप और अफ्रीका के मध्य से एक लाइन मैंने खींची थी और उसमें बताया था यहाँ पर सुएज नहर आपके निकल करके जाती है। तो इधर से अटलांटिक महासागर यानी कि यूरोप वाला हिस्सा हो गया और इधर हिंद महासागर हो गया। तो ये दोनों को आपस में यूरोप और हिंद महासागर को जोड़ता है। ठीक है, आगे इसमें देखें तो ये यूरोप और नवीन प्रवेश मार्ग प्रस्तुत किया है तथा लिवरपूल एवं कोलंबो के बीच प्रत्यक्ष समुद्री मार्ग को जो दूरी है वो कम कर दी। ये लगभग 160 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है। सोजलियान 160 किलोमीटर तो क्या है, लंबाई है, 11 से 15 मीटर गहरी है। प्रतिदिन लगभग 100 जलियान इसमें गुजरते हैं, 100 जलियान गुजरते हैं। अभी कुछ दिन पहले अखबारों में पढ़ा हुआ सुएज नहर मार्ग में एक बड़ा जलियान फंस गया, टेढ़ा हो गया, बहता बहता बंद हो गया और बहुत तिरछा हो गया, तो ब्लॉक हो गया रास्ता। तो इसको काफी दिन बाद जाकर के निकाला गया बड़ी मशक्कत से, और इसको पार करने में जो समय लगता है वो 10 से 12 घंटे का लगता है। 10 से 12 घंटे में इसको पार किया जा सकता है। सुएज नहर 1869 में मिस्र के किनारे पर बनाई गई। मिस्र में पोर्ट सैयद और पोर्ट सुएज, ठीक है, और यूरोप में और हिंद महासागर को जोड़ने के लिए कृत्रिम रूप से मानव द्वारा सुएज नहर का निर्माण किया गया, जो 160 किलोमीटर लंबी है, 11 से 15 मीटर गहरी है, क्योंकि जलियान भाई डूबेगा ना पानी में, क्योंकि उसका काफी तल जो होता है वो नीचे डूबा होता है, तो गहराई भी चाहिए। प्रतिदिन इसमें से 100 जलियान गुजर जाते हैं औसत, और 10 से 12 घंटे में से 160 किलोमीटर है तो टाइम तो लगते है, तो 10 से 12 घंटे में से पार किया जा सकता है। इसने यूरोप और हिंद महासागरीय क्षेत्र को जोड़ते हुए इनके समीपस्थ आने वाले देशों को उत्तम जलमार्ग की सुविधा प्रदान की है, जिससे पहले अफ्रीका के चक्कर लगा के आना पड़ता था हिंद महासागर वाले देशों को, या चक्कर लगा करके यूरोप जाना पड़ता था। तो अब सीधे कहाँ हिंद महासागर से चले और लाल सागर और यहाँ से होते हुए खाड़ी से होते हुए सुएज नहर से सीधा आराम से पहुंच गए हम यूरोप। तो बहुत लंबी जो दूरी तय करनी पड़ती थी वो अब कम हो गई है। अत्यधिक माल ढोने का कार्य भी इसमें होता है, ठीक है। नौगम्यता ताजा पानी इसमें है। इसमें जो पानी सुएज नहर को इस्माइलिया से, सुएज नहर को नौगम्य के लिए ताजा पानी जो है वो इस्माइलिया से, इस्माइलिया झील क्षेत्र है, नौगम्य एक नदी, सॉरी नील नदी से एक नौगम्य ताजा पानी की नहर भी सुएज नहर से इस्माइलिया तक मिलाई जाती है। भाई पानी कहां से मिलता है, नील नदी से, और नील नदी से इस्माइलिया तक इसको और मिलाया गया है, ठीक है। पोर्ट, जिसमें पोर्ट सैयद और सुएज नगरों को ताजे पानी की आपूर्ति भी इन नहर के माध्यम से हो जाती है। चलो इसके बाद इसमें हम देखें, अगली आती है पनामा नहर। कौन सी नहर, पनामा नहर। पनामा ये उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को जोड़ती है। किसको जोड़ती है, उत्तरी अमेरिका जोड़ती नहीं है, उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका के मध्य, अमेरिका के मध्य निर्मित है। उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका दोनों जहां ज्वाइंट होते हैं उसके मध्य में जो है ये निर्मित है, और इसका निर्माण जो है पनामा जलडमरू, इसका निर्माण पनामा जलडमरू के आर पार पनामा नहर में, इसका जो एकीकरण करके मिस्र के अधीन हो गई है, और इसका एकीकरण करके पनामा नगर के, पनामा शहर के अधीन हो गई है, ठीक है। अमेरिका के द्वारा इसका निर्माण किया गया, और जिससे इसके दोनों ओर की, अब जो पनामा नहर है भाई यहाँ भूमि क्षेत्र था, और भूमि क्षेत्र को काट करके नहर बनाई जाती है, आप सभी जानते हैं। तो अमेरिका ने क्या किया, इसके दोनों ओर की 8-8 किलोमीटर की भूमि खरीद ली। क्या किया,
8 किलोमीटर के जो क्षेत्र है उसकी भूमि खरीद ली और खरीद करके उसे वहां से जमीन काट करके फिर नहर का निर्माण किया गया। ठीक है, और इस जमीन जो इस भूमि को दिया गया नहर मंडल का नाम क्या दिया? पनामा नहर मंडल के नाम से इसको जाना जाता है। अमेरिका द्वारा खरीदी भूमि से कृत्रिम रूप से इसका निर्माण किया गया। इस नहर की लंबाई है 72 किलोमीटर, लंबाई 72 किलोमीटर है और लगभग जिसमें से 12 किलोमीटर, इसमें से लगभग 12 किलोमीटर जो है गहरी कटान युक्त है, गहरी कटान युक्त, यानी कि इसमें मोड़ आते हैं। इन मोड़ों ये 12 किलोमीटर ऐसा हिस्सा आता है जो गहरी कटान युक्त है ये नहरें, क्योंकि उबड़ खाबड़ क्षेत्र था और इससे बचने के लिए जल प्रबंधक लगाए गए। क्या लगाए गए? जल प्रबंधक 3 जो जल प्रबंधक इसमें लगाए, सॉरी 3 मुर्गे में 6, कुल 6 जल प्रबंधक तंत्र लगाए गए इसमें। 3 का तो मुख्य नाम पढ़ते हैं, मीरा फ्लावर्स और ऐसे कुछ हैं। और तो इसमें 6 जल प्रबंधक लगाए गए हैं। इसमें पनामा नहर में 6 जल प्रबंधक लगाए गए हैं तथा जलयान पनामा की खाड़ी में प्रवेश करने से पहले जल प्रबंधकों से होकर विभिन्न ऊंचाइयों या सतह को पार करके आते हैं और ये समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क एवं सैन फ्रांसिस्को के मध्य 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो गई है। इस नहर के कारण न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को, अब देखो चित्र में मैंने ये आपको हॉटस्पॉट एरिया पढ़े थे आपने पिछली बार 11th की बुक में, कहीं चित्र नहीं दिख रहा, ये ये उत्तरी अमेरिका और ये दक्षिणी अमेरिका। इसके मध्य में यहाँ क्या बनाई गई है? पनामा नहर। क्या बनाई गई है? पनामा नहर। इसमें जो आप बात कर रहे हैं न्यूयॉर्क है वो यहाँ है, न्यूयॉर्क यहाँ है और सैन फ्रांसिस्को जो है वो यहाँ है। अब इसको ऐसे, पहले ये जगह नहीं थी तो ऐसे घूम कर आओ, पहले ऐसे घूम कर आना था, अब यहाँ से सीधा इस नहर से प्रवेश करो और सैन फ्रांसिस्को जाओ। तो 13,000 किलोमीटर, नहीं समझ में आया? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इसके मध्य में पनामा नहर बनाई गई। इधर जो शहर आपकी जो जगह है, शहर है न्यूयॉर्क है, न्यूयॉर्क देश है ना, न्यूयॉर्क और यहाँ सैन फ्रांसिस्को। तो न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को के बीच की दूरी तय करने के लिए दक्षिणी अमेरिका के चक्कर लगा के आना पड़ता था। अब यहाँ सीधा बीच में से रास्ता मिल गया तो यहाँ जो दूरी है वो 13,000 किलोमीटर, 13,000 किलोमीटर दूरी कम तय करके जाना पड़ता है। इससे फायदा हो गया है। ठीक है, आगे हम देखें तो आंतरिक जलमार्ग पढ़ेंगे। अगले कौन से पढ़ेंगे? आंतरिक जलमार्ग। और आंतरिक जलमार्गों में आपको इसमें आएंगी नदियां, विश्व की प्रमुख नदियां। विश्व में बहुत सारी प्रमुख नदियां